पुरुष अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए हमने देखा शिलाजीत का इस्तेमाल हाँ। बहुत देखा गया है। कोई भी आके सड़क छाप दवा बेच रहा होता है, वहाँ से शिलाजीत लेना और उसके औषधीय गुणों का फ़ायदा उठाना, दोनों में कितना फ़र्क है? शिलाजीत एक ऐसी ड्रग है जिसका प्रोडक्शन और ऑथेंटिकेशन बड़ा मुश्किल हो गया है। आज पैंक्रियाज की सेल को रीजनरेशन की कैपेसिटी केवल शिलाजीत में है, लेकिन ओरिजिनल शिलाजीत मिलना बहुत मुश्किल है। जिन्हें सोशल मीडिया ने भी बहुत पॉपुलर किया है, एक अश्वगंधा और दूसरा शतावरी। कि आप 500 मिलीग्राम की टेबलेट खा लें या 1 ग्राम पाउडर खाएंगे या अश्वगंधा को छील पाक दूध में पकाकर पिएंगे, सबके इम्पैक्ट अलग होगा। हमने देखा है अब एक प्रैक्टिस है, लोग कच्ची हल्दी लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं। उस प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं? जुकाम बुखार होता है हम लोगों को, तो हल्दी नमक का पानी हम घोल के सिप कराने के लिए दे देते हैं और विद इन 15 मिनट उसको जुकाम में फायदा मिलता है। एक चीज़ है नीम, उसको खून साफ करने के लिए लोग सोचते हैं कि यूज़ करना चाहिए, या शरीर पे दाने फुंसी हो गए तो भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसे सीधे तोड़कर चबाने से कुछ फ़ायदा होता है? नीम का इम्पैक्ट तो है। पानी पीने का नियम क्या होना चाहिए? थोड़ा पानी पीना है, फिर खाना खाना। ओवर द काउंटर बुखार की दवा पैरासीटामोल है, सबको पता है। आयुर्वेद में भी क्या ऐसी कोई दवा है? बिल्कुल है आयुर्वेद में दवाई। तो आयुर्वेद की दवा पुड़िया में हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकता ग्लोइंग स्किन के लिए आयुर्वेद में कोई सीक्रेट है, खासतौर पर हमारी महिला ऑडियंस? है। सबसे अच्छा है कि अच्छी नींद ले, सब कुछ अच्छा रहेगा। और फिर भी आपको जरूरत है तो नीम, गिलोय और हल्दी है हमारे पास, हम उसका यूज करके ग्लो को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में किचन सीक्रेट्स बहुत सारे होते हैं और आयुर्वेद ये मानता है कि आयुर्वेद में जो खाना है आपका वही दवा है और वही जहर भी हो सकता है। तो आयुर्वेद में क्या आप अपने किचन में खुद से आयुर्वेद चालू कर सकते हैं या उसके लिए भी कॉम्पोजिशंस पर जाना चाहिए? अब इस पर बात करते हैं। सर, आंवला को ऐसा माना जाता है कि उससे अच्छी जो चीज़ है आयुर्वेद में, शायद आंवला और हल्दी को लेकर बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो क्या रोज़ाना एक आंवला खाना किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे ही ब्लैंकेट रूल बना ले तो उसको फ़ायदा देगा? बिल्कुल करता है, क्योंकि ऐसे हमारे रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पे हम पूरे साल आंवला खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वांटिटी, फिर हम कह रहे हैं क्वांटिटी डिफर करेगी। जो आंवला, अब हमारे यहाँ तो अक्षय नवमी आती है, जी आंवला नवमी आती है, जी। दो, उसके वहां से आंवला मिलना चालू होता है और यहाँ आंवला खत्म होता है। हम्म, तो वहां से खाना शुरू करते हैं पूजा करने के बाद और लगातार आंवला आंवला खाते रहते हम्म, हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी हम्म, और कुछ ट्रेस एलिमेंट के साथ ये हब है हमारा आंवला, इस तरह से। हम्म। और सबसे ज्यादा इस समय इसी की कमी हो रही है बॉडी में। तो आंवला खा के आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, फिर बात कह रहे हैं, ये आंवला सबको सूट नहीं करता है। अच्छा। हम खाते हैं, वो एक आंवला से दूसरा आंवला हम नहीं खा पाते, हम्म, और हम 2-3 दिन खाते हैं, हमें सूट नहीं करता है, क्योंकि उसको इतना खट्टा टेस्ट उसका कसाय है, वो नहीं खाया जाता। हम्म, तो आप उसकी जगह उसका पाउडर ले सकते हैं। हम्म। और फ्रेश आंवला मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल। फ्रेश आंवला भी हमारे यहाँ जो उसका कहा है कि पूर्ण परिपक्व हो, मतलब वो फुल्ली मैच्योर हो तब फिर खाना। बात वही है जब सीजन हो तो उसका। अक्टूबर नवंबर का सीजन आता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक आंवला मिलता है। जी। आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, बाकी समय में आप पाउडर ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, और भी आंवले की इस समय बर्फी भी आ रही है, जी वो भी ले सकते हैं। जी। कोई दिक्कत नहीं है, आंवला खा सकते हैं। एक आंवला एक ऐसी चीज है जिसको आप थ्रू आउट ईयर खा सकते हैं, कोई आपने दिक्कत जैसे कहा आपको आंवला सूट नहीं करता, हाँ। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे ब्रोंकाइटिस रहा 15-20 साल। फिर एक एलोपैथी के डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि तुम दवाएं छोड़ो और रोज एक आंवले का मुरब्बा खाओ, और 1 साल में मेरा ब्रोंकाइटिस ठीक हो गया। हम्म। तो काम किया होगा बिल्कुल उसने। क्या हम किया, उसमें सब्स्टिट्यूट किया ना उसने। जी हमने बोला ना कि उसका जो एसेंशियल जो मटेरियल है, जी। एस्कॉर्बिक एसिड, उसमें पक्का होगा कि आपको विटामिन सी की प्रॉब्लम नहीं कुछ है। ना कुछ रही तो होगी। विटामिन सी आपने कंपोजिट कर दिया आंवले से, तो ठीक हो गया। ठीक हो और गया। हम लोग, आपने देखा होगा जब कोविड हुआ था तो हम लोग उसमें विटामिन सी भी खिला ही रहे थे, जी। खांसी में। हम्म, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दोनों दे रहे थे जिंक के साथ। हम्म। तो वही दो सब कंटेंट है उसके अंदर, बिल्कुल सही तो बात है। इसलिए वो आंवला काम करता है। आपने जैसे कहा कि खिला रहे थे, तो कोरोना के टाइम में लोगों ने काढ़ा इन्वेंट कर लिया और लोगों को लगा ये हर बीमारी का इलाज है, और उसके बाद काढ़ा कई लोगों की डेली प्रैक्टिस में भी आ गया। काढ़े को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? क्या वो सीजन के हिसाब से ही लेना चाहिए और उसके इंग्रेडिएंट्स भी बदलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही काढ़ा पूरे साल नहीं चल सकता है, क्योंकि हमारा देखना, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों का सीजन होता है। हम्म, तीनों के समय हिसाब से हमारा काढ़ा बदलना पड़ता है। जी।
हमारी प्रकृति भी वात पित्त कफ के हिसाब से हमारी चलती है। तो कभी जैसे जाड़े के दिन में हम काली मिर्च डाल के पी लेते हैं काढ़ा, तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही काली मिर्च आप गर्मी के सीजन में नहीं पी सकती जी। वहाँ क्वांटिटी आपको घटानी पड़ेगी, वहाँ दूसरी क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ती है। तो गर्म और ठंडे के हिसाब से हम काढ़े में वेरिएशन करते हैं चीज़ों का, और वो वेरिएशन करना चाहिए हमको। किसी सीजन में कुछ ज़्यादा, किसी सीजन में कुछ ज़्यादा होता है। अब आप अदरक गर्मी के सीजन में नहीं पी सकती, जी। जाड़े में बहुत अच्छे से पिएंगी, जी। तो इसलिए वो हमको क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी पड़ती है। गर्मियों के सीजन में अगर कोई चाहता है कि उसको काढ़ा लेना है या किसी वजह से मान लीजिए कफ की प्रवृत्ति है, तो उसमें किस तरह का काढ़ा ले सकता है वो कोई? जो काढ़ा है उसमें लेना तुलसी और पुदीना बहुत अच्छे से मिलता है गर्मियों में हमारे लिए। जी। तो थोड़ा-थोड़ा डाल के सिप करें, थोड़ी-सी काली मिर्च डालें, थोड़ा नमक डालें और उसको काढ़ा बना के पी के थोड़ा सिप कर लें। वो नुकसान नहीं वो करेगा। नुकसान नहीं करेगा आपको। हम बार-बार यही कह रहे हैं जो सीज़न की चीज़ें, जी। सीज़न की चीज़ें। जैसे हमने बचपन में अपने बच्चों को प्याज और का रस और शहद जब कफ होता था तो हम उनको दे देते थे, 1 चम्मच, आधी चम्मच, वो 3 दिन में ठीक हो जाते थे। केवल उससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब उनको बड़ों को हम देने लगे तो उससे ठीक नहीं होते वो। कुछ लोग लू लगने पर भी प्याज का हाँ, इस्तेमाल लेते हैं करते ना। हैं। अपने गर्मी के दिनों में लू लगती थी तो वही करते थे। हुँ। प्याज का रस या प्याज उबाल के खिलाते थे, और पुदीन हरा उस समय आ गया डाबर का हमारा, जी। तो पुदीन हरा तो फेमस हो गया। जी। तो पुदीना और प्याज दोनों काम करते हैं उस समय, क्योंकि उस लू के कंडीशन में वो शीतलता देते हैं और काउंटर करते हैं उसमें। ये आप बड़ी काम की टिप लोगों को बता रहे हैं, गर्मियों का सीज़न आ रहा है। जैसे आँवले को लेकर आयुर्वेद बहुत मानता है, ऐसे ही हल्दी को भी एक संपूर्ण औषधि भी कहा जाता है। और हमने देखा है अब एक प्रैक्टिस है, लोग कच्ची हल्दी लेकर उसका इस्तेमाल करते हैं। उस प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं? नहीं है कच्ची हल्दी है, प्रैक्टिस का इस्तेमाल क्या करते हैं, कच्ची हल्दी की बहुत अच्छी सब्जी बनती है। सब्ज़ी अब बनती सब्जी है? बनती है, अच्छा। अब तो चूँकि जोधपुर रह के आए हैं, जी। राजस्थान में जो है जोधपुर के रीजन में जी। इतनी बढ़िया सब्जी बनती है, और जाड़े के दिनों में कच्ची हल्दी मिलती है, हुँ। उसी समय वो सब्जी मिलेगी आपको, बाकी सीजनों में नहीं मिलती है। अच्छा। वहाँ हर पार्टी में आपको हल्दी की सब्जी ज़रूर मिलेगी, अच्छा। और इतनी बढ़िया, मतलब खाने के साथ-साथ वो हेल्दी है हमारे लिए। जी। तो उसमें घी के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो हल्दी सब्जी मिलती है। हल्दी पूरे साल का कांसेप्ट है, तो चूँकि रक्त शोधक है हमारी, आपने टर्मरिक की बहुत सारी एक्टिविटीज़ पढ़ ली होंगी अभी जी। तक, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो निश्चित क्वांटिटी में हल्दी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, डेली की रिक्वायरमेंट है। हुँ। बिना हल्दी के सब्जी भी अच्छी नहीं लगती। हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो हल्दी ज़रूर डालते हैं। जी। तो हल्दी का एक कांसेप्ट हमारे किचन से ही है। तो जैसे कभी जुकाम बुखार होता है हम लोगों को, हुँ। जैसे जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, बहने लगती है, तो हल्दी नमक का पानी हम घोल के सिप कराने के लिए दे देते हैं, और विदिन 15 मिनट उसको जुकाम में फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा। इतनी अच्छी एंटी एलर्जिक है वो। हाँ। एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में काम करने वाली हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन उसका यूज प्राइमरी लेवल पे तो ठीक है, हुँ। सेकेंडरी लेवल पे अगर करना है तो बिना कंसल्ट के नहीं करना है। बिल्कुल फिर सही। वापस, क्योंकि उसमें एक हमारे कंपाउंड है जैसे हरिद्राखंड आती हुँ। है, एंटी एलर्जिक हरिद्राखंड बहुत फेमस लगा है हुँ। हमारी, हल्दी से बनती है केवल। अच्छा। इसी तरह के हल्दी का अचार, हल्दी की चटनी, हल्दी के सब्जी, हल्दी का इवन देन अभी तो हमें लगता है वो मीठे बच्चों को खिलाने के लिए वो चीनी के साथ भी वो बनाने लगे लोग। हुँ। तो अब बहुत सारी चीजें हल्दी की इस समय अवेलेबल हो गई है हम तो मार्केट में। टर्मरिक की क्रीम्स बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी आयुर्वेदिक क्रीम्स बहुत ज़्यादा मार्केट होती थी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उसमें क्योंकि भी काम करती है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल करती है काम। जी। और जो कि उसका काम ही है ना, उसका हल्दी का, जी। अपने का ग्लो देने का काम होता है। ग्लो देने का तो काम। ग्लो देने का, इसलिए वो टर्मरिक, विको टर्मरिक हमारी जो बहुत फेमस हुई थी, और जी। टर्मरिक नाम ही हल्दी की वजह से हुआ। जी। तो हमने देखा होगा कि आपने अपने अपने हिंदू समाज में हल्दी एक रस्म होती है शादी से पहले, दुल्हन को उपटन लगाया वो जाता पूरा है। लगाया जाता है। जी। सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि उसमें एक ग्लो मेंटेन हो उसका। जी। सर्दियों में होने वाली खांसी-ज़ुकाम और गर्मियों में होने वाली खांसी-ज़ुकाम के लिए एक ही इलाज तो काम नहीं करेगा नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से। आप नहीं, गर्मियों के लिए क्या टिप देंगे? दोनों ही अलग-अलग है थोड़ा-सा, जी। क्योंकि जहाँ सर्दी में हम अवलेह प्रेफ़र करते हैं ज़्यादातर देना, हुँ। वहाँ गर्मियों में हम क्वाथ का प्रेफ़रेंस देते हैं ज़्यादातर। अच्छा। क्योंकि गर्मियों में अभी आजकल जो जुकाम हो रहा है ना, हुँ। तो वो जिसको हो रहा है वो 5-5, 7-7 दिन रह रहा है, क्योंकि पर्सिस्टेंट, अब पता नहीं इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हुई है हम लोगों को, हुँ। या जो बैक्टीरिया वायरस है वो ज़्यादा इम्यून हो गया है, वो एक्टिव हो गया है। जी। तो लेकिन हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें दोनों में हमें
दवाइयों का डिफरेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो दवाइयाँ हमारी जाड़े में काम करती हैं वो गर्मी में उसी तरह से नहीं काम करेगी। नहीं काम करेगी। लेकिन ये है कि जैसे सीतोपलादी है, ताली शादी है हमारी, हम्म, वो एवर किसी भी सीजन में काम करती है, अच्छा। तो वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। जैसे कप फंसा हुआ तो हम टंकर डाल के दे देते हैं, कप नहीं फंसा है तो मधु और घृत के साथ उसका पेस्ट बना के दे देते हैं, तो तुरंत काम करती है वो हमारे लिए। देखिए यही है कॉम्पोजिशन, हम्म, कि ऐसा नहीं है कि अपने आप कोई आपने घोला पीसा और उसे आयुर्वेदिक दवा समझ लिया, ऐसा नहीं होता। सर एम्स ने भी दालचीनी को लेकर रिसर्च की थी, मुझे याद है कुछ साल पहले, और उसे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों में हेल्पफुल माना था। क्या आयुर्वेद में भी दालचीनी का कोई रोल इस तरह से है, या जो लोग जिनके घर में हाई बीपी के पेशेंट हैं या ब्लड शुगर के पेशेंट हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? नहीं, दालचीनी तो हमारी ही है ना, यहाँ से वहाँ गई हुई है। यहाँ से वहाँ गई बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बिना मसाला, दालचीनी का कोई मसाला ही नहीं है हमारा जी, हर मसाले में दालचीनी है हमारी। जी। और दालचीनी बहुत अच्छी डायबिटीज में भी काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है उसको, और ये प्रूव हो गया हमारा इस समय। जितने भी काढ़े होते हैं तो उसमें हम दालचीनी डाल के, अभी कोविड में भी हमने ये प्रूव किया था उसको, जी, कि जो हमारा काढ़ा था या चाय थी तो उसमें हम दालचीनी डाल के ले रहे थे, जी। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कफ है उसको निकालने में भी फायदा कर रहा था। ओवरऑल बीपी पे काम करती है दवाई, ये तो प्रूव हो चुका है। और दालचीनी लेकिन मिलनी ओरिजिनल चाहिए आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये तो बड़ा सवाल हो गया। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कहाँ की दालचीनी है हमारी, श्रीलंका की है, सिंगापुर की है, जी, ये भी इम्पैक्ट कर जाती है। तो हमारे साउथ की जो दालचीनी ही सब जगह आती है ज्यादातर, श्रीलंका और साउथ की दालचीनी सबको सप्लाई हो रही है। तो ये दालचीनी इम्पैक्ट है उसका, और कभी लोगों को बहुत चीज़ों को लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन हम देखते हैं कि दालचीनी एक ऐसा है जिसका काढ़ा भी बना के लोग बड़े आराम से पीते हैं लोग, और बहुत अच्छा लगता है, सूदिंग है बिल्कुल, अगर टेस्ट पसंद आ जाए। हाँ बस, तो इसलिए दालचीनी बहुत अच्छी दवा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जिन्हें सोशल मीडिया ने भी बहुत पॉपुलर किया है, एक अश्वगंधा और दूसरा शतावरी। आप इन दोनों को एक-एक करके थोड़ा समझाएँ कि अश्वगंधा क्या है, उस हर्ब का रोल क्या है, और क्या सोशल मीडिया से गवर्न होके उसे लिया जा सकता है? नहीं, नहीं, सोशल मीडिया से गवर्न होके बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, हम बार-बार कह रहे हैं आपको, क्योंकि अश्वगंधा सोशल मीडिया का काम है प्रोपेगेशन और पॉपुलराइजेशन करने का। जी। लेकिन किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर कंसल्ट करें। बहुत अच्छी ड्रग्स है अश्वगंधा, रसायन के रूप में हमारे यहाँ एक्सप्लेन की गई है, और वो भी मेंटल डिसऑर्डर्स के जितने भी पेशेंट हैं, या न्यूरॉन डिजीज के, नर्वस डिजीज के जितने भी चीज़ें हैं, उसमें अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने आपको बताया शिलाजीत पैंक्रियाज के लिए, वैसे ही अश्वगंधा के मॉलिक्यूल में ये कैपेसिटी है कि वो नर्व्स के जो न्यूरॉन है उनको रीजनरेट करने की कैपेसिटी है। और जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, नींद नहीं आती है, बहुत सारी मेंटल डिस्ट्रेस होता है, तो हम अश्वगंधा देते हैं, रामबाण औषधि की तरह काम करती है जी। लेकिन बस क्वेश्चन वापस वहीं आ जाता है कि अश्वगंधा मार्केट में भी, अश्वगंधा आप ढूंढने जाएंगे तो आपको पता नहीं कितनी वैरायटी मिल जाएंगी। बहुत लोगों को लगता है ये स्ट्रेस को कम करने के लिए हम ऐसे ही उठा के खा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर डोज जरूरी है उसके लिए। फिर बात कह रहे हैं हम कि आप 500 मिलीग्राम की टेबलेट खा लें, या 1 ग्राम पाउडर खाएंगे, या अश्वगंधा को क्षीर पाक दूध में पकाकर पिएंगे, सबके इम्पैक्ट अलग हो जाएंगे। अश्वगंधा से अश्वगंधा रिष्ट बनती है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। अश्वगंधा चूर्ण का अलग है, अश्वगंधा क्वाथ का अलग है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कभी भी इस तरह का प्रैक्टिस आप पढ़िए, समझिए, क्वेरी करिए, लेकिन जब भी कोई चीज स्टार्ट करनी है तो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ आपको यूज करनी पड़ेगी। यानी मेंटल हेल्थ के लिए यूज तो होती है, लेकिन बिल्कुल एक्सपर्ट की सलाह से। एक्सपर्ट की सलाह से। शतावरी को किस तरह से देखते हैं? वो भी एक हमारी रसायन के रूप में कही गई है। वुमेन्स रसायन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है शतावरी का, क्योंकि पिछले साल हमने अश्वगंधा ईयर चलाया था पूरा, इस बार शतावरी का चल रहा है अभी। और इसलिए ये दोनों दवाइयाँ ऐसी हैं जो जिसके लिए में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अश्वगंधा भी वाइल्डली होती है। अच्छा। आप अगर बो के चाहो निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। अपने आप होती है, वो बहुत अच्छे से हो जाती है। यही हालत शतावरी की भी है। तो अच्छा। वुमेन हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है ये, कि जितने भी वुमेन्स की डिजीजेज हैं उसमें क्या कि इसमें हार्मोन्स को बैलेंस करने की पावर है शतावरी में। तो आपने देखा होगा स्पेशली लैक्टेटिंग के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है कि
आपने अभी शतावरी दी और 3 घंटे बाद आपको लैक्टेशन शुरू हो जाता है, अगर फीडिंग करानी है बच्चों को, प्रेग्नेंट जो बिल्कुल। बच्चे जिनको लैक्टेशन नहीं होता उनकी बात हम कर रहे हैं। जी। ओवरऑल ओवरऑल हार्मोन बैलेंस करने का काम शतावरी करती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन हम तो महिलाएं दोनों ज्यादा में यूज इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं ज्यादा इस्तेमाल करती हैं महिला, क्योंकि शतावरी। वो है में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हार्मोन को बैलेंस करने का काम शतावरी करती है, इसीलिए उसका नाम शतावरी है। शतावरी का नाम ही उसका इसीलिए रखा गया है। जी। लेकिन हम तो यहाँ पे कि मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन, आज हम दोनों के हार्मोन में प्रॉब्लम है। जी। ऐसा नहीं कि फीमेल ही प्रॉब्लम है, जी। मेल भी प्रॉब्लम में है। बिल्कुल। तो इसलिए हम दोनों के लिए इफेक्टिव है, और वो मेनली हार्मोन बैलेंस का काम करती है। तो हार्मोन बैलेंस में करने का काम की वजह से वो पूरी बॉडी में एक तरह से काम करती है। तो इसीलिए वो रसायन पर्पज में हमारे यहाँ वो रसायन को मतलब जो भी दवाइयाँ इस तरह के जो बॉडी के रस रक्त मांसपेशी अस्थि मज्जा का पोषण करती हैं, उनके लिए उनको रसायन के रूप में कहा गया है। तो जिसे एलोपैथी मल्टीविटामिन कहती है, अगर हाँ, मान लीजिए यस, महिलाओं को अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो शतावरी उस तरह शतावरी से इज द काम बेस्ट, उसी तरह शतावरी से इज काम द करती बेस्ट, क्योंकि शतावरी की बहुत सारी कल्पनाएं हमारे यहाँ बताई गई हैं। जी। तो वो अलग अलग फेजेस में बताई है उन्होंने, लेकिन शतावरी इज द बेस्ट। पुरुषों की भी आपने बात की, पुरुष अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए हमने देखा शिलाजीत का इस्तेमाल हाँ, बहुत देखा गया है, और अनफॉर्चुनेटली हमने ज़्यादातर उसे सड़क में, गली नुक्कड़ मोहल्ले में ऐसे बंटते हुए देखा है कि कोई भी आके सड़क छाप दवा बेच रहा होता है। वहाँ से शिलाजीत लेना और उसके औषधीय गुणों का फ़ायदा उठाना, दोनों में कितना फ़र्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत एक ऐसी ड्रग है जिसका प्रोडक्शन और ऑथेंटिकेशन बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, क्योंकि उतनी मिलती ही नहीं है क्वांटिटी में। ये शिलाजीत हमारे इंडिया की ड्रग स्पेशली हिमालय से तो और कुछ विंध्याचल में थोड़ी जगह पे मिलती थी। कुछ साल पहले दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम के बाहर हमने देखा बिक रही थी। नहीं बिकेगी, वो हर जगह बिकेगी, और वो जी। सब बाहर से ले लेके आते हैं और यहाँ बेचते हैं। इम्पोर्ट होती है दवाई हमारी, अफगानिस्तान से पहले इम्पोर्ट होती थी हमारे अच्छा। पास, तो अपने नेपाल से आने लगी। नेपाल में भी नहीं, अब तो हमारी रसिया से आ रही है, मस्कट से आ रही है। अच्छा। ये वहाँ से शिलाजीत इम्पोर्ट होके आ रही है हमारे पास। शिलाजीत का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके अंदर जो पेड़ पौधे दब गए, और उस दब गए बहुत सालों से चेंज हो गए, वहीं पे वो वहीं पे दबे दबे उनका जो निर्यास बना वो पिघल के बाहर निकले, तब उसमें क्या ये रेयर मटेरियल की तरह है। तो इसमें बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे रसायन के रूप में है। शिलाजीत रसायन हम तो डायबिटीज में भी बहुत यूज करते हैं। अच्छा। शिलाजीत का डायबिटीज में इतना बढ़िया रोल है कि 1 ग्राम से स्टार्ट करके 50 ग्राम तक का रसायन कल्प कल्प विधान है हमारा। जी। एक दिन 1 ग्राम, दूसरे दिन 2 ग्राम, तीसरे दिन 3 ग्राम, 4 दिन, ऐसे करते करते 50 ग्राम तक खिलाने का है। और ये प्रूव किया है डोज में कि जो बताया ना आपको हमने, पैंक्रियाज की सेल को रीजनरेशन की कैपेसिटी केवल शिलाजीत में है, लेकिन ओरिजिनल शिलाजीत मिलना बहुत मुश्किल काम है। हम तो इसके लिए गए थे नेपाल भी, तो नेपाल में हमने पूछा शिलाजीत क्या आप शिलाजीत क्यों मांग रहे हो, हमारे पास तो खारी बाबली से ही शिलाजीत आ रहा है। अब आप सोचिए कि ये कंडीशन वैन हो में गई। बैठा जो आदमी आपको बेच रहा है वो क्या बेच रहा होगा। जैसे सर बता रहे हैं कि वो इम्पोर्ट होके आ रही है और आसानी से मिलती भी नहीं है, उसके बावजूद लोग कहीं से भी खरीद ले रहे हैं। अब सर एक चीज़ है नीम, उसको खून साफ करने के लिए लोग सोचते हैं कि यूज़ करना चाहिए, या शरीर पे दाने फुंसी हो गए तो भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसे सीधे तोड़कर चबाने से कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, देखा गया है पत्तियों को, लेकिन ठीक है, अब हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना ज़रूरी है। कभी भी सीधे पेड़ से तोड़ के हम लोग तो अपने ज़माने में चबा लेते थे। चबा लेकिन लेते थे। अब नहीं चबाते हैं, और अच्छा। नहाते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, फिर चबाते हैं। जी। और बहुत अच्छा है जो नई पत्तियाँ जनरेट होती हैं। अभी चैत्र नवरात्रि हुई थी, हम गुजरात में थे, तो 9 दिन लगातार लोग नीम का रस पीते थे। अच्छा। इस 9 दिन तो उनका ये मानना है कि ये 9 दिन अगर हमने रस पी लिया तो पूरे साल भर हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और कई लोगों को हमने देखा इस तरह का। तो नीम का इम्पैक्ट तो है, नीम का अपना एक अलग रक्त शोधक के रूप में हमारे यहाँ जाना जाता है। और जितनी भी ये एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, वो हमारा ये मानना है कि रक्त में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से कील मुहासे होते रहते हैं। तो हाइजीन मेंटेन हमारा इम्पोर्टेंट है। और नीम में वो कैपेसिटी है कि वो जैसे काढ़ा बना लिया, उससे मुंह धो लिया,
तो वो भी साफ कर देता है। उसको काढ़ा बना के पी लिया, पत्तियों को चबा लिया। डायबिटीज में भी कटु तिक्त रस होने की वजह से बहुत से लोग नीम की पत्तियां चबाते हैं जी सुबह सुबह जाके। जी। और कई लोग हमने देखे हैं तो 10-10, 20-20 साल से चबा रहे हैं और वो मेंटेन किया हुआ उन्होंने। लेकिन वो बात, फिर वही बात हम कहेंगे कि जब भी कोई भी चीज लें जी तो उसको प्रॉपर जस्टिफाई करते हुए हाइजीन के साथ इंडल्फ करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बिल्कुल पोल्यूटेड है। हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए नीम का फेस वॉश भी बहुत आता है। बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। ओके, अब चलते चलते सर, लोग जानना चाहते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए आयुर्वेद में कोई सीक्रेट है, खासतौर पर हमारी महिला ऑडियंस? सबसे अच्छा है कि अच्छी नींद ले। ये तो, इससे बड़ा तो कोई सुख नहीं है। क्योंकि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 चीजें हमारे बेस में है। आहार जनरली पहले क्या होता था, पहले दिक्कतें थी, अभी वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई लगभग। लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि घर की महिलाएं घर का भी ध्यान रखती हैं, बाहर का भी ध्यान रखती हैं। अपने खाने का ध्यान नहीं है, दुनिया भर के खाने का ध्यान रखेंगे जी। तो जब दुनिया का ध्यान रखती है तो अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो हमारा मिसमैनेजमेंट होता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और सारी दुनिया का दर्द उन्हीं के ऊपर टिकता है जाके। हम तो घर में भी देख रहे हैं कि हमसे मेरे बच्चे कम बात करते हैं, वो मम्मी कोई बात करते हैं और मम्मी को देखते तो वो बेचारी परेशान होती रहती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो ये नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है जी कि जिसके घर में महिला इस तरह की है जो बैलेंस के, वो उसका रोल है, वो रोल प्ले उन्हीं का करती है, क्योंकि बच्चों से अटैचमेंट उनका ज्यादा है, हस्बैंड को कंट्रोल करने का काम उनका है, तो वो दोनों को कंट्रोल करते हैं। मैनेजर है ना, मैनेजर, तो बेस्ट मैनेजर जो हमारे यहाँ है, हमारी दादियां हैं अभी भी जी। तो लोग कहते हैं कि नहीं चलती घर में, हमने कहा तो मेरे घर में तो मेरी दादी की ही चलती है, हमने अपनी दादी की चलती हुई देखी और मेरे बच्चे मेरी दादी की चलती हुई देख रहे हैं। मुझे पूरा है कि ना घर बहुत अच्छा चल रहा हो। सब मेंटेन रहता है उसकी वजह से। तो वो स्ट्रेस लेवल को हम बात वहां कर रहे थे कि ग्लो के लिए, तो वो जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए समय पे खाना और पूरा सोना जरूरी है। ये हार्मोन डिसबैलेंस करने का मेन कारण ही यही हो रहा है कि हमें स्ट्रेस मैक्सिमम टाइम जब होता है, वो जितनी अच्छी 6 से 7 घंटे अगर हमने काम एंड कूल से सो गए ना आप, तो सुबह उठेंगे तो अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिटॉक्स हो जाती है बॉडी उतने देर में। देखिए डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट अब आया है, आयुर्वेद शुरू से डिटॉक्स पर ही काम करता है। पहले से ही है, वो डिटॉक्स हो गई बॉडी तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। और फिर भी आपको जरूरत है तो नीम गिलोय और हल्दी है हमारे पास, हम उसका यूज करके ग्लो को बढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके से। बहुत सारे फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन फिर हम बार बार कहेंगे सही मात्रा में सही वक्त पर प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अति किसी भी चीज की बुरी है, चाहे वो किसी भी चीज को, कितनी भी अच्छी चीज हो, हम ज्यादा खा लेंगे तो इंडाइजेशन होगा ही होगा। तो इसीलिए कंट्रोल करना हमारी जरूरी है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य 3 चीजों का, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है ब्रह्मचर्य जो हम लोग जो साधु संत करते हैं वो नहीं, लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल मेंटेन होनी चाहिए सीजन के हिसाब से। बिल्कुल, सुबह 6 बजे उठना है तो सुबह 6 बजे उठना ही है, रात को 10 बजे सोना है तो सोना ही है, लेकिन नहीं होता है आजकल। इस लाइफस्टाइल में लोग हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में हमने देखा कि नहीं होता है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं नहीं मेंटेन कर पाते, तो 10 के बजाय 11 बजते हैं, लेकिन 11 बजे सोए तो सुबह 6 बजे उठने के 7 घंटे की नींद पूरी ढंग से होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रात में कुछ समस्याएं लेकर सोते हैं, पूरी रात भर वो समस्याएं हमारे सामने घूमती रहती है, नींद होती नहीं है, सुबह हम परेशान से उठते हैं। अब इसका क्या हल होगा? अब इसका सिर्फ इतना ही है कि हमको उससे बाहर निकलना है, तो वहां हमें योगा और मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ उठ के तुरंत हम फ्रेश होके सुबह कुछ योगा प्रैक्टिसेस, कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन हम करें तो उसका इम्पैक्ट हमें पूरे साल मिलेगा। और कुछ दिन नहीं, कुछ महीने अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। लोग 2-4 दिन में योगा करके फिर छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा हमारा। रूटीन में करना है हमको, रूटीन में करेंगे तभी इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सही बात। साधु बाबा जो है एक दिन में साधु बाबा नहीं बन पाते हैं, उनको बहुत सालों तक उनमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। सुबह उठना 4 बजे, पूजा करना, तब जाके उनके अंदर ग्लो आता है।
तो वो काम हमको भी करना पड़ेगा। हमारा ये है कि हम काम करने वाले लोग हैं, तो हम 10 बजे सोएं, सुबह 6 बजे उठें, मोबाइल थोड़ी देर छोड़ दें। मोबाइल थोड़ी देर छोड़ मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि आजकल मोबाइल नहीं छूटता है हम लोगों लोग को। सोते ही मोबाइल देख कर और उठते ही मोबाइल उठाते हैं। गलती से कहीं अगर मोबाइल ना मिला तो हम परेशान हो जाते हैं, मोबाइल कहाँ चला गया है। परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको लाइफ स्टाइल को अपने को मेंटेन करना जी। बहुत ज़रूरी है। कुछ खाना, कुछ एक्सरसाइज और कुछ हमारे योगा मेडिटेशन के साथ अगर हम रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ का वो जो हंसमुख वाला पार्ट, बेस्ट पार्ट है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब बाकी तो प्रॉब्लम सबके साथ होती है। अब एक ऐसा सवाल सर जिस पे बहुत डिबेट है, पानी पीने का नियम क्या होना चाहिए? खाना खाने के बीच में, बाद में, कितने गैप में? आप क्या मानते हैं? नहीं, इसका सबका कंसेप्ट अलग-अलग है। ठीक है। इसमें होता है कि ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे यहाँ भी पानी पीने का नियम बनाया गया है। हुँ। तो जिसका भूख सही है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम लोग ये कहते हैं कि खाना खाने के बीच में पानी पीना होता है। ठीक है। थोड़ा पानी पीना है, फिर खाना खाना है। और जैसे हम कोई मोटापा वाला आदमी है, तो उसको हम पानी पहले पिला देते हैं, वो भी गर्म पानी पिला देते हैं, तो वो का खाना कम खाएगा। कम खाएगा मेटाबॉलिज़्म तो भी एक्टिव होगा। मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाएगा। जी। और जैसे हमारे जैसे लोग हैं, तो हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, क्योंकि हम गर्म पानी पीते हैं कंटिन्यूअस। हुँ। तो हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि हमारे पूरे स्टमक को 3 पार्ट में बाँटा है। ठीक है। एक पार्ट भोजन का, एक पार्ट पानी का, एक पार्ट खाली रखना है। हुँ। माता स्थिति अध्याय बताया गया है पूरा फुल, कि किसी भी सीजन में आप ऐसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। और वो कहावत है ना अपने, डकार आ गई तो फिर नहीं खाना है। हुँ। और हम तो डकार आने के बाद भी पता नहीं कितना खा जाते हैं फिर आजकल। सोचते हैं जगह बन गई हो। तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो नुकसानदेह तो है। डकार आने, पानी पीने के बाद डकार आए तो कोई दिक्कत नहीं। हुँ। पानी पीने से पहले अगर डकार आ गए तो फिर पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर 10-15 दिन मिनट का गैप कर देना चाहिए। अदरवाइज़ तो नॉर्मली अगर कोई इंसान मोटा नहीं है, खाना खाने के बाद पानी पी सकता है? पीना है, अपना हम लोग तो पीते हैं और हुँ। हमने देखा है उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आधे घंटे तक नहीं पीजिए, 2 नहीं, घंटे उसमें तक नहीं दिक्कत पीजिए। क्या है कि पूरी माउथ बक्कल कैविटी हमारी इन्फेक्टेड है, चीज़ें खा रहे हैं, हम उसको वॉश तो करना ही है, कुल्ला करना ही है हमको। हुँ। अब हम कुल्ला नहीं करेंगे, अपने देते रहेंगे तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं लोग। हुँ। कुछ लोग हैं ऐसे मेंटेन किया उन्होंने, आधे घंटे बाद पीते हैं, जी। तब तक उनका डाइजेशन हो जाता है, हुँ। तो मेंटेन करते हैं। लेकिन हमको अगर वो कहें करने के लिए तो हमको उल्टा काम होने लगता है, हमारी हुँ। एसिडिटी बढ़ने लगती है। हुँ। तो हमको तो पानी पीना है। तो ये प्रकृति टू प्रकृति वेरी करता है। हुँ। कौन सी प्रकृति है, कफ वाले हैं, वात वाले हैं या पित्त वाले हैं? हुँ। तो कफ वाले हैं तो उनको तो गर्म पानी पीना ही पीना है। हुँ। वात वाले हैं तो उनको भी गर्म पानी पीना है खाने के बाद। पित्त वाले हैं तो बीच में पीना है। ऐसे कंसेप्ट हमारे यहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पीना चाहिए, हुँ। पानी जरूर लेना चाहिए, क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। यानी आपको ये भी नियम पता है कि 90% तो वाटर ही है बॉडी में। हुँ। पानी को अगर हम कहते हैं ना कि 2 से जी। 2.5 लीटर पानी दिन भर में पीना है, जी। तो लोग खाने के बाद ही नहीं पिएंगे तो बाद में क्या पिएंगे? बाद में क्या तो पिएँगे? इसलिए वो रखना चाहिए। तो मोटे तौर पर ये नियम लगा लें कि आपकी जो बॉडी टाइप है और आपको जो सूट कर रहा है। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से गवर्न होके नहीं, नहीं, फिर वही बिल्कुल। काम करने लगे। आखिरी में सर एक सवाल ये कि लोगों को ये लगता है आयुर्वेदिक दवाई हमने कहीं से ली, कहीं उसमें एलोपैथी की दवाएँ ना मिली हों, कहीं स्टेरॉइड्स ना मिले हों, ये डर क्यों है इतना ज़्यादा? पहले ऐसी घटनाएँ घटती थी जो हमारे जी। यहाँ पुराने जो गाँव-गाँव में लोग ट्रीटमेंट करने वाले लोग थे वो, अब वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय केवल डिप्लोमा होल्डर हुआ करते थे, आरएमओ हुआ करते थे। तो उनको जो पता चलता था वो मिक्स करके दवाई दे देते थे। तो ऐसा वो होता था? कंसेप्ट था पहले, हुँ। अब नहीं है। हुँ। अब क्या, पहले जब तक वो पढ़ाई भी नहीं उतनी अच्छी थी, तो उस तरह से लोग कर लेते थे। कुछ वैद्य जी लोग बहुत अच्छे होते थे, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। हुँ। लेकिन बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह की परंपरा करते रहे। हुँ। क्योंकि ये घटना अभी-अभी 2 साल पहले मेरे सामने घटी है। एक कोई डायबिटीज़ का पाउडर उसने मँगाया। अच्छा। उस डायबिटीज़ के पाउडर में कहा कि सर इसकी 1/4 चम्मच लेते ही हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है। हमने कहा हुँ। मेरे यहाँ तो कोई ऐसा पाउडर है नहीं, हुँ। कि जो 1/4 चम्मच लेके मतलब 3 ग्राम से भी कम क्वांटिटी में जी। लेके डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहा है। हमने ना, हुँ। ये गड़बड़ है कुछ। हुँ। वास्तव में हमने यहाँ भेजा चेक कराने के लिए, तो उसमें निकला अपनी जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक निकली उसके अंदर।
संयोग से अच्छा। जहां से बन रही थी कंपनी, उस कंपनी का पता लगाया, उस कंपनी के वहां पे हमने कंट्रोलर को बोला, वो दुकान वो कंपनी बंद हो गई, पकड़ी गई। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस जो हमारे पैसा कमाने के लिए जो लोग करते हैं ना, उनको किसी के सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए काम करते हैं। तो ये वैसे जनरली प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी 1-2% लोग ऐसे करने वाले हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड ही पीस के दे देते हैं उसमें दवाइयों के साथ। तो बी अलर्ट, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाके ही कंसल्ट करना है, और डॉक्टर भी ऑथेंटिक होना चाहिए। तो आयुर्वेद की दवा पुड़िया में हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग खुद देते हैं वो दवाइयाँ, तो जो 4-5 दवाइयाँ मिक्स करके देनी होती है, तो हम मिक्स करके पुड़िया बना के देते हैं, उनको डोज बताते हैं कि ये डोज आपको लेनी है। तो वो कैसे बताएंगे? तो अब उस समय तो चम्मच थी नहीं, तो पुड़िया बना के दे दी जाती थी, ये पुड़िया में है, इतनी इतनी डोज है, इसी पुड़िया के साथ ये आप ले लेंगे। तो ये परंपरा शुरू से रही है। हमने भी अपने स्कॉलरशिप जब स्टूडेंट थे तो अपने सर के लिए बनाते थे पुड़िया बैठ के। अच्छा। देखते थे कैसे बनती है, क्या बनती है। तो क्या होता है वहाँ मिक्सिंग का इम्पैक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ हम देखते हैं वो रखा रहता है जिसमें मिक्स किया जाता है। क्या होता है कि प्रॉपर जो मिक्सिंग होती है तो दवाई का इम्पैक्ट पड़ जाता है। और हमारे यहाँ सूक्ष्मीकरण का कंसेप्ट भी है कि हमको एक दवाई को, जैसे 64 प्रहर पिपली है, 64 प्रहर पिपली चूर्ण है वो, 64 प्रहर तक उसको हमें रगड़ना है। अच्छा, कुटाई करनी है उसकी। ऐसा किया जाता है? हाँ, बिल्कुल किया जाता है। और जब कोविड में हमारा ये क्या था, ये घट नहीं रहा था, सीआरपी जब नहीं घट रहा था, तब हम लोगों ने 64 प्रहर पिपली शुरू की, और 3 दिन के अंदर सीआरपी कंट्रोल होने लगा। तो ये पिपली रसायन है, 64 प्रहर पिपली रसायन के रूप में केवल उसको टाइट्रेट करना है। मतलब उसके पार्टिकल साइज इतने फाइन से फाइन कर देने हैं कि तुरंत वो एब्जॉर्ब हो और एक्सिमुलेट होकर काम करना लगे। तो ऐसा कंसेप्ट हमारे यहाँ है। तो वो मिक्सिंग जो है प्रॉपर, जैसे अश्वगंधा पाउडर में कुछ मिक्स करना है हमको, या सीतोपलादी में कुछ मिक्स करना है, तो उसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए वो कंसेप्ट है हमारे पास। तो जब मिक्स करेंगे, तो अभी तो समझदार हो गए लोग, तो डिब्बे में बंद करके दे देते हैं, चम्मच से खा लेनी है। पहले तो थे नहीं, तो पहले फिर उनको पुड़िया बना के देनी पड़ती थी, जिसे तो वो पुड़िया का कंसेप्ट है, जिसे एलोपैथी कॉम्बिनेशन ड्रग कहता है। हाँ, उसे आप बना के देते बना के देते, और उसमें कूटना कितना है और कितने समय है उसका भी एक सिद्धांत है। हाँ, सिद्धांत है। मुझे पूरा यकीन है जितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं अब तक आयुर्वेद पर भरोसा भी जग गया होगा और इम्प्रेस भी हो गए होंगे। आखिरी में उन्हीं के लिए एक सवाल पूछती हूँ कि ओवर द काउंटर बुखार की दवा पैरासिटामोल है, सबको पता है, आयुर्वेद में भी क्या ऐसी कोई दवा है? बिल्कुल है आयुर्वेद में दवाई जी। हम तो पैरासिटामोल पता नहीं कितने साल हो गए नहीं खाई, हमने नहीं खाई है। अच्छा। हमारे यहाँ सुदर्शन घनवटी है जी, त्रिभुवन कीर्ति रस है, संजीवनी वटी है जी, ये सब चीजें हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अपने आप नहीं लेनी है। तो ओटीसी कोई भी नहीं है? नहीं, ओटीसी नहीं लेनी है, सुदर्शन घनवटी भी हमें लेनी है। हम तो 15 मिनट में हम भी अपना टेम्परेचर डाउन कर लेते हैं अपनी दवाई खा के। अच्छा। सुदर्शन घनवटी के 4 गोली खा के गर्म पानी पीते हैं और अपना डाउन हो जाता है। हमें पैरासीटामोल की जरूरत है। मेरे घर में किसी को जरूरत नहीं है। मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे, मेरी मिसेज 100% आयुर्वेद पे है। हम तो कभी कभार जब कहीं कुछ नहीं होता है तो कुछ ले लेते हैं जाके, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं जी, ये चूंकि हमने पढ़े हैं, पूरी पैथोलॉजी है ये सब पढ़ी है हमने मॉडर्न, इसलिए हमें पता है सब कुछ। तो हम कभी जब कुछ नहीं होता है, कहीं जब बाहर गए हैं, कुछ नहीं है, कुछ है तो हमने पकड़ ली। लेकिन हमारी किट में आपको 90% आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलेंगी, और उसमें ये जरूर मिलेगी, सुदर्शन घनवटी मिलेगी, संजीवनी वटी मिलेगी, हमारी महाशंखवटी मिलेगी, और हमारी कोई ना कोई कफ के लिए लौंग इलायची जरूर पड़ी होगी उसमें। तो ये सब चीजें हम लोग अपनी किट में रखते हैं, और कभी जरूरत पड़ती है तो हम ये लेते हैं। पैरासीटामोल पता नहीं कितने सालों से हमने नहीं खाई। आपका पूरा ज्ञान हम पॉडकास्ट में समेट पाए वो तो संभव नहीं है, लेकिन लोग सुदर्शन घनवटी लें ना लें? ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुदर्शन घनवटी से फीवर डाउन होता है, लेकिन अब वही बात है कि किस कंपनी की और कितनी डोज में लेनी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना जाके,
जब भी कभी ऐसा कुछ हो तो किसी न किसी को दिखा जरूर दें। कम से कम एक बार आयुर्वेद के एक्सपर्ट से हाँ, मिलिए। जैसे हाँ। पहली बार आपको किसी एलोपैथी के डॉक्टर ने लिखी होगी कि 500 mg पैरासिटामोल लेनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आयुर्वेदिक दवा भी ले रहे हैं तो उसकी डोजेज, कॉम्पोजिशन और कितनी बार लेनी है। इन सब के लिए एक बार एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए। आयुर्वेद पर आपका भरोसा कायम हो गया होगा, इसका हमें पूरा यकीन है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, सवाल या कोई डाउट बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे छोड़िए, हम उनके जवाब भी एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत आसान भाषा में लोगों के लिए आयुर्वेद को डिकोड किया है। नहीं, और इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ आके दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत वेटिंग होती है सर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। मैं बता सकती हूँ, आप लोगों को लगता होगा आयुर्वेद से इलाज कौन कराता है, यहाँ पे नंबर लगाने में बहुत समय लगता है। अभी उसको भी कर रहे हैं, धीरे-धीरे ऑनलाइन मोड पे ला रहे हैं। पर ये एक अच्छी बात है कि लोगों में आयुर्वेद को लेकर इतना भरोसा है कि यहाँ लगभग एम्स की तरह आप कह सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में अपनी जगह बना चुका है, और उसी तरह की भीड़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आप आएंगे तो आपको बाकी अस्पतालों के मुकाबले जल्दी और बिना साइड इफेक्ट वाला इलाज मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।